नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग मैथ का सेट नंबर जो 3 है उसका सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। क्योंकि सेक्शन ए हम लोग का कंप्लीट सॉल्व हो चुका था। आज सेक्शन बी को करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी को करेंगे। तो हम लोग का पूरा सेट जो 3 नंबर का सेट है यानी सेट थर्ड है जो मैथमेटिक्स का, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग सब्जेक्टिव वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो मैथ का था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है जितना भी सेट था। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 से। क्योंकि जो आपका सेट नंबर 3 का जो सेक्शन बी है वो क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी का है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू होता है। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 ही उसका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, एक टेक्निक है, बस इसी तरीका से आपको बार बार लिख के जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आपको लिखना है कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग मान लेंगे कि a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक का मतलब क्या होता है, वो प्लस में आएगा। पूर्णांक तो 0 भी होता है, माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, लेकिन यहाँ जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और b का वैल्यू 2 आएगा। ये 2 कहाँ से है, आपका जो क्वेश्चन में दिया है 2q या 2q + 1, तो जो 2 है वो b के फॉर्म में है यानी b के जगह पे, इसीलिए b बराबर क्या मान लेंगे, 2, ठीक है। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a का फॉर्मूला होता है bq + r, लेकिन b कितना माना गया है, 2 क्वेश्चन में दिया है, इसीलिए हम लोग a बराबर लिखेंगे 2q + r, जहां q क्या होगा, क्वेश्चन में ही बोला है q कोई पूर्णांक है और r का वैल्यू 0 और 1 होगा। क्यों 0 1 होगा, क्योंकि कंडीशन होता है r का वैल्यू b से हमेशा छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। तो b का वैल्यू यहाँ कितना दिया गया है, b का वैल्यू आपके सामने है 2, ठीक है। तो 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा क्या हो सकता है, लेकिन धनात्मक में लेना है तो 1 होगा और 0 होगा, इसलिए r का 2 वैल्यू आएगा, वो 0 और 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पता है कि r का वैल्यू अगर 0 1 है तो एक बार इसमें r का मान 0 बैठाएंगे, तो जब r का मान 0 बैठाएंगे तो बचेगा 2q, क्योंकि 2q + 0 क्या आता है, 2q। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए a बराबर 2q, या r का मान हम लोग जब 1 बैठाएंगे तो क्या आएगा, 2q + 1 आएगा। यानी 2 कंडीशन हो सकता है r का मान बैठाने पर, एक तो 2q आ सकता है, एक 2q + 1 आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि जो 2q है ये एक सम संख्या है, क्योंकि हम लोग अगर q कुछ भी संख्या हो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लें और q का मान हम लोग 2 से गुना करें तो हमेशा सम संख्या ही आता है, क्योंकि किसी भी नंबर को सम संख्या से गुना करने पर सम संख्या आता है। तो 2q कैसा है, सम संख्या है, लेकिन 2q + 1 क्या है, विषम संख्या। क्यों, क्योंकि ये 2q तो एक सम संख्या होगा, सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ने पर हमेशा विषम संख्या आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। आपको ये चीज़ को दर्शाना था, इस चीज़ को प्रूव करना था, तो बस आपको ये लिख लेना है, ये सारा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके जगह में वो चेंज करके दे सकता है, जो 2q है यहाँ पर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 कुछ भी दे सकता है। वो हम लोग का प्रोसेस यही रहेगा बनाने का, बस इतना आपको लिखना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को अब देखेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, समीकरण युग्म y बराबर 2x - 2 और y बराबर 4x - 4 का ग्राफी विधि से हल करें। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफी विधि से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो इक्वेशन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, y = 2x - 2 है। और दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, दिया हुआ कितना है दूसरा इक्वेशन, 4x - 4, ठीक है। ये 2 इक्वेशन दिया है, इसको ग्राफी विधि से क्या करना है, हल करना है, यानी ग्राफ खींचना है आपको। मान लेते हैं ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उस ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व कैसे होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 यहाँ बॉक्स बना लेंगे इस टाइप से। ये हो गया समीकरण 1 के लिए बॉक्स, इधर एक और बॉक्स बना लेंगे समीकरण 2 के लिए, यानी सबसे पहले आपको 2 बॉक्स बना लेना है, ठीक। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, क्योंकि x और y का 2 वैल्यू निकलेगा। इसी तरह इसको भी डिवाइड कर देना है बॉक्स को, ठीक है। ये समीकरण 1 के लिए इसको x मानेंगे, इसको y। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 0 माने तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर -2 बचेगा, यानी x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू आएगा -2, ठीक है यहाँ तक।
अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x का वैल्यू 1, वो x का वैल्यू क्या मान लेते हैं 1। अगर x का वैल्यू 1 मानते हैं तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 घटाओ 2, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब आते हैं समीकरण 2 वाले में। इसमें भी हम x का वैल्यू क्या, इसको x मानते हैं, इसको y। ठीक है, इसमें भी x का वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू -4 बचेगा। y का वैल्यू यहाँ निकल गया -4 और x का वैल्यू 0। अब इस बार हम लोग x को 1 मानते हैं। अगर x को 1 माने, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, ये 4 को 1 से गुना करेंगे क्योंकि x को हम लोग क्या माने हैं 1, तो 4 एकम 4 आएगा, 4 - 4 0, यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जो मानने का कंडीशन है वो आप 0 पहले मानिएगा, फिर 1, फिर 2, इस तरह हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, बस ऐसा मानना है कि वो पूरा कट जाए, यानी बटा में ना आए, बटा में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का, ये मैथ से थोड़ा सॉल्व हो गया, बॉक्स निकल गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ पेपर आपको एग्जाम हॉल में जो दिया जाएगा उसको आप सीधा स्केल से इस तरह खींच लीजिएगा सीधा। ठीक है, और ये हो गया 0। अब इधर नीचे इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x अक्ष, x डैश। ठीक है, ये y और इसको बोलते हैं y डैश अक्ष। ठीक है, तो इस तरह करने के बाद अब देखिए यहाँ x का मैक्सिमम वैल्यू 0 1 तक है और y का -2 है। इसी तरह x का इसमें 1 है, y का -4 है, यानी y का वैल्यू आपका माइनस के फॉर्म में है और 4 तक है। तो हम लोग को पता है कि इधर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, इस तरह हम लोग लेते हैं। ये प्लस में आता है 1 2 3 4। आपका ग्राफ पेपर में डिस्टेंस दिया रहेगा 1 यूनिट का, आपको उसी को मान के चलना है। ठीक, इधर ले लेते हैं माइनस में, -1 -2, इधर माइनस में आएगा -1 -2 -3। इसी तरह ऊपर जब 0 से ऊपर की ओर जाएंगे यानी y की ओर, तो ये आएगा 1 2 3, इस तरह जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे, तो नीचे आ जाएगा -1 -2 -3 -4, इस तरह जाएगा। तो अब हम लोग चलिए वो लिखने के बाद हम लोग इसका यूज करते हैं टेबल 1 का, और वहाँ एक ग्राफ खींचते हैं। तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2 है। x का वैल्यू 0 का मतलब यहाँ y का वैल्यू -2, मतलब इस पॉइंट को हम लोग को देखना है। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 1 मतलब ये वाला पॉइंट और y का वैल्यू 0 मतलब ये दोनों पॉइंट जो है, इस दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है। ठीक है, स्केल से एकदम स्ट्रेट आप मिला दीजिएगा अपने ग्राफ पेपर में। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रेट आपका मिल जाना चाहिए। फिर मेरे पास स्केल नहीं है इसीलिए आपको टेढ़ा दिख रहा होगा दाग, लेकिन आप स्केल से जब उसको ड्रॉ करिएगा तो बिल्कुल क्या आएगा, सीधा आएगा। ठीक है, तो ये लाइन एकदम आपको सीधा देना है पेंसिल से। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरी क्या लाइनिंग। इस तरह हमको पूरा क्या करना है, एक स्ट्रेट दाग खींच लेना है। ये टेबल 1 से हो गया। अब आते हैं टेबल 2 की ओर। देखिए इसमें x का वैल्यू कितना है 0, तो x का वैल्यू 0 का मतलब ये रहेगा 0 पे, लेकिन y का वैल्यू कितना है -4, तो -4 का मतलब कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक, लेकिन अब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 1 तो यहीं आएगा, y का वैल्यू तो 0 में आ गया, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट बचा है। इन दोनों पॉइंट को हमको क्या कर लेना है, मिला देना है। तो ये वाला पॉइंट जा ही रहा था पहले से लाइन, लेकिन साथ ही साथ एक और यहाँ से आ गया, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, चलिए तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं। आप स्केल से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट मिलाइएगा सीधा। चलिए तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं सीधा। ये हम लोग का हो गया दाग एक। ठीक है, तो आप स्केल से जब बनाइएगा तो आपका एकदम स्ट्रेट आएगा। ये दाग हो गया एकदम स्ट्रेट। बस ये ग्राफ आपका क्या हो गया, कंप्लीट। तो इस तरह आपको ग्राफ को खींच लेना है। ये वाला लाइनिंग को आपको दिख रहा होगा शायद, है ना, ये लाइनिंग। बस इतना बना लेने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है, और इधर एरो का निशान दे देना है। एकदम एक ही बार में आपको लाइन को खींच लेना है स्केल से। ठीक है, तो हम लोग का ग्राफ कंप्लीट है। अब इस ग्राफ में आपको ये जो टेबल है ये इक्वेशन 1 का है, तो इक्वेशन 1 को हम लोग लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 वाला कौन सा लाइनिंग है, ये वाला, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए क्या है, y बराबर 2x - 2। ठीक है, तो ये इस लाइन के लिए, और ये वाला जो लाइन आ रहा है उसके लिए ये वाला इक्वेशन है, तो हम लोग इस लाइन की ओर लिख देते हैं y बराबर 4x - 4। इस तरह आप इक्वेशन को आराम से लाइन के पास लिख सकते हैं। ये हम लोग का ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन में जो है ना, ये पूरा नंबरिंग गलती किया है, इसको समझ लेते हैं एक बार। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि समीकरण युग्म y बराबर 2x - 2 और y बराबर 4x - 4 को ग्राफी विधि से हल करें। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है फिर वहाँ से कि एक AP में a बराबर 7 है और a 13 बराबर 35 दिया है,
डी और एस एन ज्ञात कीजिए। ये एक 10 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, वो नंबर भी नहीं दिया है और साइड में लिख दिया। ठीक, तो हम लोग इसको नंबरिंग अपना मन से करके ठीक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर दिया है, उसके बाद फिर एक और नंबरिंग के साथ क्वेश्चन आता, वो क्वेश्चन अलग है। लिखा हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, उसके बाद 4, 6 और -3, -5 दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का वो नंबरिंग भी गलत किया है और सीरीज से सजा भी नहीं पाया है। उसके बाद आपका 10 नंबर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सेक ब्रैकेट में लिखा है सेक ए 1 - sin a, उसके बाद सेक a + tan a = 1, ये 10 नंबर है। तो टोटल देखिए इसमें 12 नंबरिंग के हिसाब से 12 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन है तो टोटल 14 क्वेश्चन। तो जो वो 2 क्वेश्चन है ना, वो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसी के साथ वो क्वेश्चन को लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 3 क्वेश्चन वो एक ही साथ लगा दिया अलग अलग, तो उन तीनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 के साथ जो क्वेश्चन अटैच है, जो नंबरिंग में नहीं आया है, क्वेश्चन 9 के साथ टोटल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 9 में ग्राफ विधि था वो बनाए, उसी के साथ अटैच एक क्वेश्चन ये वाला है। ठीक, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। वो नंबरिंग काउंटिंग में गलत हो गया, मिसप्रिंट गलत है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक एपी में a = 7 है और a 13 = 35 दिया है, आपको डी और एस एन निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को देखिए यहाँ क्या दिया है, a 13 का मान दिया है। तो हम लोग सबसे पहले बैठाएंगे a 13 बराबर कितना दिया है, 35। ये ए एन वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वो n के जगह में 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग n के जगह में क्या बैठा देंगे, 13। तो फॉर्मूला ए एन का क्या होता है, a होता है प्लस n-1 और n के जगह में कितना 12, यानी हो जाएगा n के जगह में कितना है 13, यानी यहाँ हो जाएगा 12d। क्या हो जाएगा 12d, क्योंकि a 13 है तो उसको लिख सकते हैं a + 12d बराबर ये कितना है 35। अब इसी तरह a का वैल्यू यहाँ 7 दिया, तो a के जगह में बैठाएंगे 7 + 12 और d 35, 7 को ले जाएंगे उठा के बराबर के इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12d बराबर 35 - 7। इस 7 को उठा के इधर ले गए तो माइनस होगा, क्योंकि कोई भी संख्या बराबर के पहले से बराबर के बाद जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बच गया कितना 12 का d, और ये घटाने पर आएगा 28। ठीक है, अब आया कितना घटा के 28, 12 को बटा में कर देंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा 28/12। ये कट जाएगा 4 के पहाड़ा में, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, यानी d का मान कितना आ गया 7/3। और आपको d का मान पूछा था तो d हम लोग का निकल गया, सिंपल कैलकुलेशन था ये। ठीक है, अब आते हैं हम लोग Sn के मान पे। तो देखिए Sn आपको निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, Sn = n/2। ठीक है, फॉर्मूला होता है 2a + n-1d, ये फॉर्मूला हो गया। n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू 13 यहाँ से उठाएंगे हम लोग का, ये जो a 13 है वो n का वैल्यू 13 बैठेगा, तो s 13 आ गया। अब यहाँ n का मान भी कितना हो जाएगा 13/2, 2 × a का वैल्यू कितना दिया हुआ 7, तो a के जगह में कितना बैठाना है 7। ये Sn का फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला प्लस n का वैल्यू कितना होगा 13, तो हम लोग बैठेंगे 13 - 1, और d का वैल्यू हम लोग अभी निकाले, कितना है d का वैल्यू 7/3, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 7/3 d का वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, 13/2 है, ये उतर जाएगा 13/2, 2 × 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, अभी गुना करके लिख देंगे। इसको इससे घटाएंगे, आएगा कितना 12 × 7/3, 3 के पहाड़ा में ये कटेगा कितना बार में 4 बार में, इसका मतलब 13/2, 7 दूनी 14 और 7 × 4 = 28। ठीक है, इतना आ गया। इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, 13/2 गुना 8 और 4 12 का 2 हाथ में 1, 2 3 और 1 4, यानी 14 और 28 को हम लोग क्या किए जोड़ दिए। अब 2 के पहाड़ा में ये कट जाएगा 21 बार में, यानी आया कितना 13 × 21। ठीक है, जो 13 × 21 आया इसको हम लोग कर लेंगे अब गुना। तो जब इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना, 13 को 21 से गुना करते हैं, 1 और 3 है ना, तो 1 का पहाड़ा 3 बार, 3 और 1, 3 दूनी 6 और 2, यानी 2 7 3 आया। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 2 7 3, d का मान निकल गया 7/3 और Sn यानी S13 कितना निकल गया 273। तो 2 आंसर आ गया, आपको लिख देना है फाइनल आंसर। अतः d = 7/3 और S13 निकल गया 273। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चन में जो 9 था उसके साथ टोटल कितना क्वेश्चन था 3,
एक ग्राफी विधि वाला, उसके साथ ये, और इसके साथ एक और क्वेश्चन है जो नंबर से बाहर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन में नंबर 10 दिख रहा है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। टोटल 14 क्वेश्चन, टोटल 14 नंबर तक क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन नंबरिंग में यहाँ 12 ही दिख रहा है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 के साथ अटैच हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 नंबर है उसके साथ जो थर्ड क्वेश्चन अटैच हो गया उस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिनके शीर्ष यहाँ दिया हुआ है और ये शीर्ष रहा। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो 3 शीर्ष है उसमें x1, x2, x3, y1, y2, y3 दिया हुआ, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं। x1 कितना हो जाएगा 1, उसी तरह y1 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। और x2 कितना हो जाएगा 4, y2 कितना हो जाएगा 6, x3 कितना हो जाएगा -3, y3 कितना हो जाएगा -5। ये सारा वैल्यू दिया है, हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा y2 माइनस y3, उसके बाद आएगा प्लस x2 y3 माइनस y1, उसके बाद होगा प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये हम लोग का होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यानी वैल्यू बैठाएंगे। तो x1 कितना है 1, तो x1 के जगह पे कितना आ जाएगा, ये x1 है 1 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट y2 कितना है 6 और y3 कितना निकला है -5, तो -5 और ये माइनस मिलके बनेगा प्लस। उसके बाद x2 कितना है 4, तो x2 के जगह हम लोग को कितना बैठाना है 4, y3 कितना है -5, तो हो गया -5, और y1 कितना है -1, तो माइनस और ये फार्मूला का माइनस निकल के बनेगा प्लस मिलके, ठीक है। प्लस x3, तो x3 कितना है, x3 है -3, वो माइनस और ये प्लस मिलके यहाँ बनेगा माइनस का 3। ब्रैकेट y1 कितना है -1, तो ये हो जाएगा -1, y2 कितना है, y2 है 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, 6 को 5 से जोड़ेंगे तो आएगा 11, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 ही बना। -5 को 1 से हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे तो आएगा -4 और 4 को गुना करेंगे तो -16, ठीक। -3 है यहाँ पर, -1 और -6 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा। -7 को -3 से गुना करेंगे तो +7 या 21 आएगा, बराबर 1/2। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 11 है और ये 16 है, तो 11 16 को माइनस करने पर आएगा -5, कितना आएगा 16 से 11 को घटाएंगे तो आएगा -5, क्योंकि 16 और 11 को घटा के 5 आएगा, 16 बड़ा है, बड़ा का आगे माइनस है। उसके बाद आएगा +21, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/2 गुना हम लोग 21 से 5 को घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जब हम लोग 21 से 5 को घटाएंगे तो आएगा कितना 16, 21 से 5 को घटा के कितना आएगा 16। इसको सॉल्व करके गए, अब 2 के पहाड़ा में 16 कट जाएगा 8 बार में, यानी आंसर कितना आ जाएगा 8। अब जब भी कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो प्लस में ही आना चाहिए। अगर मान लिया जाए किसी कारणवश हम लोग सॉल्व करके माइनस में आंसर यहाँ आता तो हम लोग जो फाइनल आंसर लिखते हैं माइनस को हटा देते हैं, यानी फाइनल आंसर लिखने का समय हम लोग केवल 8 लिखते हैं, माइनस नहीं लिखते। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में माइनस नहीं आया है, इसीलिए हम लोग का ये आंसर हो गया 8 वर्ग मात्रक। कभी भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग में आता है, और चूंकि यह मात्रक हम लोग लिखना पड़ेगा, क्योंकि मात्रक में कुछ पता नहीं है कि सेंटीमीटर है कि मीटर है, इसीलिए हम लोग लिखना होगा 8 वर्ग मात्रक। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि टोटल आपका सेक्शन जो बी है उसमें 14 नंबर तक क्वेश्चन है, यानी 1 से 7 तक तो सेक्शन ए का है, उसके बाद 8 से 14 नंबर तक होना चाहिए सेक्शन बी में, टोटल 7 क्वेश्चन। लेकिन आपका नंबरिंग थोड़ा गलती है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। और 9 नंबर क्वेश्चन में ही टोटल क्वेश्चन 3 दिया था, तो हम लोग अब 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सिद्ध कीजिए कि सेक ए, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में आपको प्रूव करना है। अब प्रूव क्या करना है, यहाँ दिया है सेक ए, उसके बाद लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सेक ए प्लस 10 ए,
सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1, यानी आपको इसको बना के 1 लाना है। तो हम लोग सबसे पहले LHS लिखते हैं। LHS लिख के LHS में क्या दिया है, सेक ए 1 प्लस 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद आपको लिखना है सेक ए, ये हम लोग LHS पहले उतार लेंगे, प्लस 10a, और LHS को सॉल्व करके आपको RHS यानी 1 लाना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो सेक ए है, हम लोग सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए, ठीक है, फॉर्मूला होता है। ये हो गया 1 माइनस साइन ए, उतारे। अब देखिए सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए, और 10 को लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए। ये 10 का हो गया फॉर्मूला, तो सबका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1 बटा कोस ए उतर गया, 1 माइनस साइन ए उतर गया। अब कोस और कोस का जब लॉस करेंगे तो आएगा नीचे कोस ए, चूंकि दोनों जगह कोस है इसलिए ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इतना आया। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस साइन ए है, ये 1 प्लस साइन ए है, तो इसको एक जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल और 1 प्लस साइन ए का होल। नीचे क्या बचा, नीचे यहाँ से कोस बचा, इनटू यहाँ से भी कोस ए ही बचा, ठीक है, इतना हम लोग का आया। अब इसमें करना क्या है ना, अब 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए माइनस बी होल ए प्लस बी होल के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और साइन स्क्वायर बचा, और दोनों को करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर, क्योंकि कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर। अब बटा में कितना बचा है नीचे, कोस स्क्वायर ए, दोनों कोस स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो आया कितना 1, और हमको RHS में कितना लाना था 1, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं RHS, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। आपको इस तरह सॉल्व कर लेना है। त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक है। त्रिकोणमिति का देखिए क्या है ना, अगर कोई भी चीज़ आपको सॉल्व करना हो तो ये पूरा टर्म या तो साइन के फॉर्म में होगा या तो कोस। अगर मान लिया जाए साइन और कोस के फॉर्म में नहीं है तो आपको साइन या कोस के फॉर्म में बदलना है, फिर सॉल्व करना है। जैसे ये साइन था तो छोड़ दिए, लेकिन सेक ना तो साइन के फॉर्म में ना तो कोस के फॉर्म में, तो ये सेक को हम लोग साइन के फॉर्म में तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन कोस के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो कोस के फॉर्म में लिखें। इसी तरह सेक और टेन को भी आपको साइन या कोस के फॉर्म में लिखना है और सॉल्व करते जाना है। कोई भी सवाल रहे त्रिकोणमिति का, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि कभी भी सॉल्व करने के लिए हमको जो दिया हुआ है, अगर साइन कोस के फॉर्म में नहीं है तो साइन कोस के फॉर्म में उसको हम लोग फॉर्मूला से ले आएंगे, फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे साइन कोस के, उसके बाद सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का हो गया। अब देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि 7 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए। देखिए ये रचना वाला चैप्टर से, तो रचना वाला चैप्टर के लिए आपको कंपास स्केल का जरूरत पड़ेगा, लेकिन बोर्ड में कंपास स्केल तो है नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को समझाने का। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है, आपको बोला है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो कितना सेंटीमीटर से रेखाखंड लेना है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लेना है, और इसको 5:8 के अनुपात में आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिएगा नाप के स्केल से, ठीक है। और इस पॉइंट को दे देते हैं ए नाम और इस पॉइंट को दे देते हैं बी नाम, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि ये जो 5:8 है इसको जोड़ लेना है टोटल को। तो टोटल को जोड़ेंगे तो 5 जोड़ 8 कितना आ जाएगा, 13, यानी आया कितना, 13। अब देखिए 13 आया है ना, तो पॉइंट ए से हम लोग एक न्यून कोण वाला एक रेखा खींचेंगे। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, और 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है। यानी 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, ऐसे कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो हम लोग किसी भी एंगल का एक यहाँ से सीधा लाइन ले लेंगे, बस न्यून कोण होना चाहिए, और ये कोई भी एंगल का हो लेकिन न्यून कोण होना चाहिए। 30, 60, 45 आपको नापना नहीं है, बस एक तिरछा इस तरह का लाइन खींच देना है सीधा, ठीक। एक लंबा सा क्या ले लेना है हम लोग को, एकदम स्ट्रेट लाइन ले लेना है। इसमें स्ट्रेट आपको नहीं लग रहा क्योंकि स्केल मेरे पास नहीं है, लेकिन आप जब स्केल से खींचिएगा तो क्या आएगा, लाइन एकदम सीधा आएगा, ठीक है। आने के बाद
ये आ गया। हम लोग अब यहाँ एक पॉइंट दे देते हैं, मान लेते हैं ये x है, ठीक है, ये लाइन खत्म नहीं होगा, जा रहा है। अब इसके बाद ये टोटल 13 है, तो आपको 13 भाग में इसको बराबर बराबर बांटना है। तो आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा अपना स्केल का नाप, या 1.5 या आधा, कोई भी 1 सेंटीमीटर, कुछ भी नाप का आपको नापना नहीं है, बस स्केल को, कंपास को आपको एक बार यहाँ रखना है, कंपास के नोक को और पेंसिल को हमको 13 भाग में काट देना है। एक, सब बराबर होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बराबर भाग में काटने के बाद इसका नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13, ठीक है। आपको इस तरह नाम करना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग का इसमें कितना है, टोटल 13 है ना, तो आपको 13 वाला को सीधा इससे मिला देना है। लास्ट वाला पॉइंट जो ये लिए हैं, ये नहीं है, ये x है, ये सीधा इस पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग का पूरा यहाँ मिल गया, ठीक है। तो लास्ट वाला को सबसे पहले आपको सीधा क्या करना है, मिला देना है। इतना याद हुआ। अब देखिए इसमें से 5 और 8 बोला था, तो 5 वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, इसको आपको याद रखना है। अब करना क्या है, जो ये पॉइंट है मिला है, यहाँ पर ही आप कंपास का नोक रखिएगा और पेंसिल को टान दीजिएगा थोड़ा लंबा। तो मान लिया जाए यहाँ पर ही कंपास का नोक रहा, अब पेंसिल से ऐसे वो एंगल बना देना है, बस ऐसे खींच देना है, थोड़ा बड़ा ही लेना है। आपका जो 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है, इससे तो बड़ा होना ही चाहिए, ठीक है। 1 यूनिट का जो आप डिस्टेंस काटे उससे बड़ा होना चाहिए, तब हम लोग का कंपास सेट होगा, नहीं तो होगा नहीं सेट, ठीक है। तो यहाँ से अपना मन से ये जितना बड़ा आपको यहाँ से लेना, यहाँ तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपास को हिलाना नहीं है, उसी कंपास को उठा के उसके नोक को 5 में रखना है, ठीक है। अब 5 में रखने के बाद आपको यहाँ से भी इस तरह करके वो लाइनिंग खींच देना है, चाप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप, ठीक है। खींच दिए। अब हम लोग को कंपास को यहाँ नाप के पेंसिल का नोक यहाँ ले जाके इसका डिस्टेंस नापना है। जितना इसका डिस्टेंस होगा, उस कंपास को उठा के वापस जहाँ कटा है, यहाँ से फिर इसका डिस्टेंस को आपको नापना है। ये जहाँ कटेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। मान लिया जाए कि ये पॉइंट यहाँ कटा, ठीक है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमको सीधा मिला देना है, इस तरह, ठीक है। तो हम लोग इस तरह सीधा मिला दिए। अब जब कंपास और स्केल की सहारा से बनाइएगा तो बिल्कुल एकदम सीधा बनेगा, ठीक है। ये जो मिला है ना, ये वाला, इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं क्या, C, ठीक है। बस ये हम लोग का कंप्लीट है लगभग। अब देखिए A से लेकर B तक का टोटल डिस्टेंस कितना था, 7.6 सेंटीमीटर। अब इसमें से बोला है क्वेश्चन में आपको कि अलग अलग सबको क्या करना है, नापना है, ठीक है। ऐसा बोला है क्या, अनुपात नहीं, खाली बोला विभाजित कीजिए। तो ये हम लोग का विभाजित हो गया। ये पूरा भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 8, ऐसा नहीं है, ये डिस्टेंस अलग है। 5 और 8 का जो अनुपात होगा वो होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना 8, और यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग दूरी नापेंगे तो वो अलग आएगा। तो आप काउंट करके लिख सकते हैं। देखिए ये क्या आएगा, हम यहाँ लिख के बता रहे हैं। तो सबसे पहले A से लेकर C तक का जब स्केल से आपका नाप बनेगा, तो वो पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो स्केल से जब आप कॉपी में बनाइएगा तब नाप आएगा 2.9 सेंटीमीटर, और C से लेकर B तक जब उसको नापिएगा तो ये आएगा 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 2.9 सेंटीमीटर, और C से B हो गया 4.7 सेंटीमीटर। इसको जोड़ के 7.6 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये डिस्टेंस नापने बोलेगा तो हम लोग लिख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको नापने नहीं बोला है, केवल बोला है कि 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह रचना को आपको सॉल्व कर लेना है। अब इसमें क्या है, सेक्शन बी जो है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन आएगा। इसमें से 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। तो वो 2 क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं करना है, तो जो क्वेश्चन आपको 2 हार्ड लगता है उसी को पहले छोड़िएगा, बाकी 5 जो आसान है उसको सॉल्व कर लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है। जो आपका जो क्वेश्चन इसमें जो छपा वो 12 नंबर है, लेकिन एक्चुअली ये 14 नंबर होना चाहिए। नंबर के हिसाब से नंबर काउंटिंग गलत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो आखिरी है हम लोग का, ये क्वेश्चन सेट नंबर बी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का मतलब ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है ना, इसको निकालना है, इसका क्षेत्रफल। ये व्हाइट वाला का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, ठीक है। उसके बाद लिखता है यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी ABCD भुजा वाला जो ये आकृति है ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, यानी प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर का है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद लिखा था APD ये वाला जो आपका व्हाइट वाला भाग है ये, और BPC
ये दो अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। तो हम लोग को छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो देखिए उसके लिए आपको करना क्या है ना कि सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा वर्ग का? ABCD, इस पूरा का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम लोग इस अर्धवृत्त का और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद आपको वर्ग के क्षेत्रफल से माइनस करेंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मान कितना दिया है? 14। तो 14 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर में आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल। तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका भी और इसका भी। तो इस अर्धवृत्त के लिए हम लोग का जो त्रिज्या होगा वो 14 का आधा यानी 7 होगा। तो हम लोग का फॉर्मूला जो अर्धवृत्त का होता है वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर जोड़ इसके लिए हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी जब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ मान बैठाएंगे पाई का तो आएगा 22/7। आर का मान, तो कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 है तो आधा इसका त्रिज्या होगा, तो आधा कितना हो जाएगा? 7, यानी 7 का स्क्वायर यानी 7 दो बार लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल, गुना करेंगे 22 को 7 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो इतना आ गया हम लोग का क्या? दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अब हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल वर्ग के क्षेत्रफल से यानी 196 से हम लोग दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल यानी 154 को माइनस करेंगे। तो 6 से गया 4 तो आया 2, और 19 से गया 15 तो आया 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्या हो गया? क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से आपको बनाना है, और एग्जाम में हो सके तो आप ये चित्र को भी उतार लीजिएगा जो ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये उतारे तो भी ठीक है, अगर नहीं ये उतार पाए तो आप डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो हम लोग का जो मैथ का सेट नंबर 3 था उस सेट नंबर 3 का सेक्शन बी कंप्लीट हो गया अब, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए को देखा था, उसके क्वेश्चन को सॉल्व किए थे हम। ठीक, आज सेक्शन बी हो गया। अब आपका आखिरी सेक्शन सेट नंबर 3 का बचा सेक्शन सी, उसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखेंगे। और आप अच्छे से तैयारी करिएगा। आपको एनसीईआरटी यानी जेसीईआरटी या एनसीईआरटी आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, अपना मैथ का जो किताब है उस किताब का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसके बाद आपका जो मॉडल पेपर निकला हुआ है 5 सेट है, पूरे सेट को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बस इतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। आप उसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करिए। आपका जो बुक है मैथ का उसको बार बार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसको प्रैक्टिस करिए। अब बाकी जो सेट है खुद पे खुद सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो का आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।